शर्जील इमाम और उमर खालिद की अर्जी पर सुनवाई चल रही है। अभी भी ये सुनवाई जारी है। दरअसल हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके खिलाफ दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर इस वक्त सुनवाई चल रही है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, कब तक ये सुनवाई पूरी होने की उम्मीद? ये सुनवाई नहीं, निर्णय सुनाया जा रहा है। अभी टेक्निकल मुद्दों पर कोर्ट बात कर रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्लैरिफाई स्टैट्यूटरी मीनिंग, यानी स्टैट्यूटरी, इसका जो अपील है, अपील कितनी वैधानिक मुद्दों पर आधारित है। जो सेक्शन 50 है यूएपीए का, उसके बारे में क्लैरिटी को लेकर ये अपील दाखिल की गई थी और इस पर कोर्ट अभी ये बता रहा है कि टेररिस्ट एक्ट किसे माना जाए, यानी यूएपीए एक्ट जो एक्ट है उसके तहत ये क्लैरिफाई करना है कि जो टेररिस्ट एक्ट है वो जो सेक्शन 45 है उसके तहत क्या जो चीजें अभी तक सामने आई हैं दिल्ली दंगों को लेकर, क्या इसे टेररिस्ट एक्टिविटी माना जा सकता है। क्योंकि प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि ये आतंकी साजिश थी, ये सोची समझी सुनियोजित ये दंगा कराया गया, जिसके लिए लंबे समय से योजना बनाई गई, योजना को अमली जामा पहनाया गया। तो ये तमाम टेक्निकल चीजें इसमें ज्यादा हैं, जिस पर कोर्ट ये बता रहा अभी कि किन किन चीजों पर कोर्ट ने विचार किया है, अपील में क्या क्या पॉइंट थे, उन पॉइंट्स को कैसे क्लैरिफाई कर रहा है कोर्ट। तो इन तमाम चीजों पर अभी बातचीत होगी। कोर्ट अभी ये बता रहा है कि क्या क्या पॉइंट हैं जिस पॉइंट पर कोर्ट ने विचार किया है। अभी कंक्रीट फैसला जो ऑपरेटिव पार्ट है वो अभी आने से पता चलेगा कि कोर्ट ने लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा है या फिर उनको निरस्त किया है। इसके अलावा संजय, जिस तरीके से एक लंबा वक्त सजा के तौर पर ये दोनों काट चुके हैं, इस बात को कितनी प्रायोरिटी दी जाएगी सजा सुनाते वक्त या फिर निर्णय आने पर? ये देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसमें ये कहा गया है कि अभी तक मुकदमा चालू नहीं हुआ है और ये लोग जेल में बंद हैं, लंबा समय हो गया है, यानी 6 साल करीब इनको जेल में हो गए, 6 साल से ज्यादा समय हो चुका है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस पॉइंट को, जो बचाव पक्ष यानी जो आरोपियों का पक्ष है, जो ये कह रहा है कि इतने लंबे समय तक उन्हें जेल में रखा गया है और विचाराधीन कैदी के रूप में लगातार एक के बाद एक जांच एजेंसियां चार्जशीट दाखिल कर रही हैं, पूरक चार्जशीट। तो ऐसे में ये सिर्फ डिले करने की साजिश है ताकि ये जेल में बंद रहें, लिहाजा उनके अधिकारों को देखते हुए, और चूंकि इसमें कहीं से भी उनकी एक दलील ये भी है, इसमें कोर्ट ने यह भी कहा है कि टेररिस्ट एक्ट अंडर स्टैट्यूट नॉट ओनली वायलेंस बट ऑल्सो इंक्लूडेड डिसरप्शन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। उन्होंने कहा कि टेररिस्ट एक्ट सिर्फ वायलेंस नहीं बल्कि एसेंशियल सर्विसेज, यानी जो बुनियादी जरूरी सेवाएं हैं, उनको एब्रप्शन करना, उनको बाधित करना भी टेररिस्ट एक्ट में आता है। तो ये एक नई परिभाषा को इन्होंने एक विस्तार दिया है और ये भी कहा है, कोर्ट ने यह भी कहा है कि जितने अपीलेंट्स हैं, ये 6 लोग, ये इन्होंने बराबर मतलब इस पूरी साजिश और घटनाक्रम और आरोप पत्र में बराबर के हिस्सेदार हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे इसमें मेरी सहयोगी संवाददाता सृष्टि ओझा जो कोर्ट के अंदर हैं, वो लगातार बता रही हैं कि इसमें यह कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये कुछ अक्यूज्ड हैं, कुछ आरोपी हैं, उनका कंडक्ट ऐसा लग रहा है कि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, यानी मुख्य आरोपियों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं और बाकी अक्यूज्ड डिटरमाइंड थे इस तरह का अपराध करने के लिए। तो और कुछ लोगों ने उनको मदद की है। 6 एपेलेंट्स हैं, 2 प्रमुख तौर पर हम उनके नाम जानते हैं, 4 अन्य एपेलेंट्स कौन से हैं और किस तरीके से उनका इस टेररिस्ट एक्ट, जिसे अब टेररिस्ट एक्ट कहा जा सकता है जैसा कि आप कह रहे हैं, क्योंकि इसेंशियल सर्विसेज को इन्होंने डिस्टर्ब किया था, इन चारों ने कैसे मदद पहुंचाई इन 2 मेन अक्यूज को, और क्या कोर्ट ने भी माना है कि हम इन्हें अर्बन टेररिस्ट की संज्ञा दे सकते हैं?
जिसमें देखिए उमर खालिद हैं, शर्जिल इमाम हैं, गुलफिशा फातिमा हैं, मीरान हैदर हैं। ये 4 लोग तो इसमें मुख्य अभियुक्त हैं। बाकी शिफाउर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम, इनके बारे में आरोप पत्र में कहा गया कि इन लोगों ने उन लोगों को छुपने के लिए, सबूत छुपाने के लिए, इन सब चीजों के लिए सुविधा मुहैया कराई और उनकी मदद की। तो कोर्ट ने कहा कि जो लोग मददगार हैं उनको, और जो लोग बिल्कुल एक्ट में शामिल थे, उन सारे लोगों को बराबर ट्रीट नहीं किया जा सकता, जैसा कि बराबर ट्रीट करने की बात आरोप पत्रों में कही गई है। और जो मैं बता रहा था आपको कि सबको बराबर यानी एक अपराध में सारे शामिल हैं, तो सबको एक जैसी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इससे नाइत्तफाकी जताई है। उनका ये कहना है कि जो कुछ लोग डिटरमाइंड थे उनकी सजा अलग होनी चाहिए, और जो लोग मदद कर रहे थे उनको उनकी सजा अलग होनी चाहिए। तो फिलहाल ये पूरा मामला इस वक्त कोर्ट में चल रहा है। सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी, अब फैसले का दिन है। जिस तरह की टिप्पणी आ रही है, हाईकोर्ट ने जमानत की मांग को ठुकराया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। लेकिन हाईकोर्ट में संजय ये माना गया कि इनकी गंभीर भूमिका शुरुआती जांच में नजर आती है। क्या उन्हीं पहलुओं को यहाँ पर आपको अभी क्या संकेत नजर आते हुए दिख रहे हैं? जिस तरह से ये फैसला पढ़ा जा रहा है, क्या वही संकेत वहां नजर आ रहे हैं? कोर्ट ने एक टिप्पणी ये भी की है कि ट्रीटिंग ऑल अक्यूज, यानी सारे अक्यूज को एक जैसा ट्रीट करने से ये प्री ट्रायल डिटेंशंस, मतलब ट्रायल शुरू होने से पहले ही लगता है कि जैसे जिसको हम कहते हैं कि पूर्वाग्रह, तो वो नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा है कि फिलहाल अभी हम ये देख रहे हैं कि अपराध की जो फोर्स है, अपराध का की जो गंभीरता है, उसको देखते हुए ये तय करना होगा कि किसको राहत मिले और किसको अभी सजा बरकरार रखी जाए, यानी अंडर ट्रायल रहे वो जेल के अंदर। साथ ही संजय, जो 35 लोग मारे गए इस दंगे में, जो 35 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा अधिक घायल हुए, उसके लिए क्या इन दोनों शख्स यानी कि शर्जील इमाम और साथ ही जो दूसरे अक्यूज्ड हैं मेन, उनको मुख्य तौर पर आरोपी ठहराया गया है, बाकी 4 को नहीं, जैसा कि आप पहले भी कह रहे थे? ये 2 डायरेक्टली अक्यूज्ड कहलाए जाएंगे, 35 की मौत के जिम्मेदार? कोर्ट ने जो अब तक टिप्पणी की है उसमें कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों पर सीधे सीधे दंगे की साजिश रचने और उसे अंजाम पहुंचाने के आरोप हैं, उनको लेकर कोर्ट का नजरिया अलग है। और कुछ लोग ऐसे हैं, यानी 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनको मदद पहुंचाई, यानी सबूत छुपाने में, उनको छुपने में, उनके भागने में, उनके फरार रहने में। तो ऐसे लोगों के लिए चूंकि वो मदद कर रहे थे उन लोगों की, तो उनको अलग से ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि सबको एक साथ ट्रीट करने का मतलब है कि मुकदमा शुरू होने के पहले ही हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, जो ये अदालत नहीं चाहती। लिहाजा इस मामले में कोर्ट को बहुत ही केयरफुली रहना होगा और कैपेबिलिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसने किस हैसियत से इस अपराध में अपना योगदान किया है। संजय, जो ये टिप्पणी आ रही है कि देखना होगा कि लगातार जेल में रहना कितना जरूरी है, या ट्रायल से पहले जेल सजा नहीं, ये सब क्या संकेत दे रहे हैं? ये सब संकेत दे रहे हैं कि कोर्ट इस मामले में बहुत मुमकिन है कि जो मुख्य अभियुक्त हैं, जिनका सीधा सीधा हाथ रहा है, उनको शायद राहत ना मिले, और जो लोग मददगार हैं उनको शायद राहत मिल जाए। अब अपराध की गंभीरता को देखना होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है। अब अपराध किस कैटेगरी में गंभीर श्रेणी में आता है, इसकी तो अलग अलग सुपरलेटिव्स और डिग्रीज हो सकती है ना। अब यहाँ पर 2020 दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब फैसला थोड़ी देर बाद पढ़ा जा सकता है या फिर पढ़ा जा रहा है, ये अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन इस बीच संजय जानकारी दे रहे हैं कि दूसरे आरोपियों से शर्जील और खालिद का मामला अलग है, क्योंकि ये मुख्य आरोपी ठहराए गए हैं। बाकी अन्य जो आरोपी हैं वो मदद कर रहे थे किसी न किसी तरीके से। ये 2 मेन हैं जो वहां पर दंगा भड़का रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जिसकी वजह से 2020 में इतना बड़ा दंगा भड़का, 35 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा घायल हुए। और यही वजह है कि हाईकोर्ट से इन दोनों को राहत नहीं मिली है। अब 6 साल की ये सजा काट चुके हैं, आज फैसले का दिन है। संजय, क्या अपडेट? अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाते समय एक अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा उमर खालिद और शर्जील इमाम ये अलग स्टेज पर हैं,
यानी उनकी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है, लिहाजा बाकी अन्य अभियुक्तों से वो अलग हैं। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि इन दोनों की सजा, इन दोनों का जेल में रहना शायद बरकरार रहे और बाकी लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि कोर्ट ने अगली टिप्पणी ये की है कि देश की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर को बरकरार रखने में अगर उस पर कोई खतरा आता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों से ज्यादा आवश्यक है कि किसी का मान लीजिए निजता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन वो पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करता है या देश की स्वतंत्रता के साथ, देश की संप्रभुता के साथ अगर वो खिलवाड़ करता है या उसको खतरे में डालने की कोशिश करता है, तो ऐसे में उसके जो नागरिक अधिकार हैं उससे ज्यादा जरूरी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का मसला है। लिहाजा ऐसे में लग रहा है कि ये इन दोनों को शायद हो सकता है कि राहत ना मिले और बाकी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। इसके अलावा संजय, क्या जो यूएपीए एक्ट है उस कानून के तहत इनके ऊपर संगीन मामले बनते हैं, क्योंकि तमाम तरह की चीजें एक्ट में स्टेटेड होती हैं, उनमें ज्यादातर धाराएं इन पर या ज्यादातर पॉइंट्स इन पर फिट बैठते हैं? कोर्ट ने साफ कर दिया है, एक टिप्पणी और की है कि कोर्ट प्रोसिक्यूशन के इस दलील से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है कि इनका प्राइमा फेसाई रोल था और जो डिस्क्लोज किए हैं, जो सबूत और तमाम चीजें पेश की गई हैं, दलीलें दी गई हैं, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता कि उमर खालिद और शर्जील इमाम इस पूरे मामले में स्पष्ट रूप से शामिल थे और प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, लोगों को, दंगाइयों को संगठित करना और उनके लिए प्लानिंग करना, इसमें उनका सीधा हाथ था। तो ऐसे में ये स्पष्ट हो रहा है कि इन लोगों को राहत शायद नहीं मिले।